मेरा नाम सपना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ करना चाहते थे जो मुझे सारी जिंदगी खुश रखे। ऐसा तो हर माता पिता ही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल ऐसी मिले जो बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहे। मगर मेरे पेरेंट्स के दिल में एक अजीब सा डर था। हम 3 बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे पापा क्लर्क की नौकरी किया करते थे। उनकी सैलरी में उन्होंने हम तीनों बहनों को पढ़ाया लिखाया था। मैं अपने मम्मी पापा की सबसे छोटी बेटी थी। मेरी 2 बड़ी बहनें जो कि एमए कर चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक पढ़ रही थी। मेरी दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ 2 साल के फासले की उम्र में ही छोटी बड़ी थी। हम तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे सबका ज्यादा प्यार मिला हुआ था। मेरी मम्मी भी काफी पढ़ी लिखी थी। हमारी फैमिली कोई ऐसी फैमिली नहीं थी जहाँ पर बेटियों को रोक टोक की जाए। जिंदगी इसी तरह से खुशी खुशी गुजर रही थी। मगर हम नहीं जानते थे कि एक दिन हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हम तीनों बहनें ही अपनी किस्मत पर नाज करते थे कि हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने कभी अपनी तीनों बेटियां होने के बावजूद भी कभी बेटा ना होने की वजह से अफसोस नहीं किया। और तो और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों में ही बेटे को तलाश कर लिया था। मेरे मम्मी पापा का कहना था कि वो अपनी तीनों बेटियों को बेटा भी मानते हैं, इसलिए तो हमें फुल आज़ादी दी गई थी। हमारा जब दिल चाहता हम घर से बाहर निकल जाते थे। हमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। मेरे पापा एक मामूली से क्लर्क थे, मगर उन्होंने हमारे हर सपने को पूरा किया था। अपने पापा के होते हुए कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। हम तीनों बेटियों पर मेरे मम्मी पापा को बहुत भरोसा था। उनको लगता था कि हम पढ़ लिख कर कामयाब बनेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। मगर एक दिन सच्चाई खुली कि मेरी बड़ी दीदी किसी लड़के से प्यार करती हैं। जब पापा को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने दीदी को बहुत डांटा था और ये भी कहा था कि तुमने हमारे भरोसे का मान तोड़ दिया। लेकिन मेरी दीदी ने मोहब्बत की थी, कुछ गलत नहीं किया था। इसलिए मेरे पापा ने लड़के से मिलने की ख्वाहिश की। वो जानना चाहते थे कि आखिर मेरी दीदी किसी लड़की से प्यार करती हैं। पापा ने उस लड़के को घर पर मिलने के लिए बुलाया। लड़का काफी पढ़ा लिखा था, क्योंकि उसके लैंग्वेज और गेटअप से ऐसा लग रहा था। मेरे पापा उससे मिलने के बाद बहुत खुश हुए थे। पापा ने कहा था कि हम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं और तुम्हारे घर आना चाहते हैं। लड़के ने मेरे पापा को अपने घर बुला लिया था, क्योंकि मेरे पापा लड़के का घर भी देखना चाहते थे और ये भी जानना चाहते थे कि वो क्या काम करता है और उसकी फैमिली कैसे नेचर की है, क्योंकि अपनी बेटी की शादी वो ऐसे आंखें बंद करके तो नहीं कर सकते थे। मेरे पापा जब लड़के के घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि लड़का तो बहुत गरीब था। उसका बहुत छोटा सा घर था, परिवार भी बहुत बड़ा था। उसके घर में 7 बहन भाई और 2 माता पिता होने के बावजूद भी घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। लड़का अपने सारे बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, मगर फिर भी घर की जिम्मेदारी नहीं जानता था। सिर्फ टाइम पास करने के लिए मेरी दीदी के साथ मोहब्बत करने लग गया था। पापा ने घर आकर दीदी को समझाया और लड़के से रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा साफ कहने वाले इंसानों में से थे। वो किसी भी बात को घुमा फिराकर नहीं कहते थे। इस बात का लड़के को और उसकी फैमिली को बुरा तो लगा था, मगर मेरे पापा अपनी बेटी इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं दे सकते थे। पापा ने घर आकर जब दीदी से इस बारे में बात की और उनको बताया कि वो इनकार कर आए हैं कि वो कभी भी अब अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं करेंगे। दीदी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। दीदी का कहना था कि वो शादी करेंगी तो यहीं करेंगी, मगर पापा ने कह दिया था कि जिस तरह से हमने तुम्हें लाड प्यार से रखा है उस तरह तुम वहां पर नहीं रह सकोगी। दीदी ने तो जिद पकड़ ली थी और उन्होंने घर में खाना पीना भी छोड़ दिया था। घर का माहौल जो हमेशा बहुत हंसी खुशी वाला रहता था, अब गम में बदल गया था। दीदी घर में बिल्कुल खुश नहीं रहती थी और ना ही किसी से बात करती थी। दीदी का कहना था कि वो उस लड़के से बहुत प्यार करती हैं। दीदी ने मम्मी पापा को धमकी दी थी कि अगर उनकी शादी वहां नहीं की गई तो वो अपनी जान ले लेंगी। अपने सबसे बड़ी और समझदार बेटी की ऐसी जिद के आगे मेरे पापा हार मान गए थे और उन्होंने दीदी की शादी उस लड़के के साथ करवा दी थी। पापा जानते थे कि मेरी दीदी वहां खुश नहीं रह सकेंगी, मगर ये सब उन्होंने दीदी की जिद के खातिर किया था। दीदी को लगता था कि वो लड़का उनसे प्यार करता है तो सारी जिंदगी उन्हें प्यार ही करता रहेगा, मगर शायद प्यार के सहारे ही सारी जिंदगी कोई इंसान नहीं गुजार सकता। इस महंगाई के दौर में प्यार मोहब्बत से पहले पैसा आता है, जो सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। दीदी के पति ने उन्हें इतना ज्यादा परेशान रखा हुआ था
कि उन्हें ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी। दीदी जब शादी के 1 महीने बाद हमारे घर आई तो हम उन्हें देखकर दंग रह गए थे। दीदी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि हम तो उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पाए थे। दीदी का पति कोई कामकाज नहीं करता था, वो कामचोर था और उनकी सास भी दीदी से घर के बहुत काम करवाया करती थी। दीदी घर की पहली और बड़ी बहू थी। उनका कहना था कि बड़ी बहू की जिम्मेदारी होता है घर के सारे कामकाज करना। मेरी दीदी जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी, ऐसे घर में जाने के बाद उनकी जिंदगी खराब हो गई थी और वो रो रो कर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। दीदी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। फिलहाल किसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी दीदी के भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ था। दीदी की शादी के बाद से पापा बीमार रहने लगे थे। मम्मी को भी हमेशा दीदी की टेंशन लगी रहती थी। हमारे पेरेंट्स ने हमें इतने लाड प्यार से पाला था कि हमें कभी कोई खरोच भी नहीं आने दी थी। मगर माता पिता अपनी बेटी को सब कुछ दे सकते हैं, उसका अच्छा भाग्य तो सिर्फ उसे भगवान ही दे सकता है। अब बारी मेरी छोटी दीदी की थी। मेरी छोटी दीदी भी कुछ ऐसी ही मोहब्बत के जाल में फंस गई थी। जब पापा को उनके अफेयर के बारे में पता चला, पापा को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। उनको लगने लगा था कि जो लोग ऐसे होते हैं उनकी बेटियों को कैद करके रखते हैं, उन पर पाबंदियां लगाते हैं। एक तरह से वो पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, क्योंकि कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो भरोसे लायक नहीं होती। मगर इस सब में वो सारी लड़कियां पिसती हैं जो कुछ गलत नहीं करना चाहती और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हैं। मेरी छोटी दीदी ने भी अपनी जिंदगी को अपने हाथ से ही खराब कर लिया था। वो जानती थी कि एक हादसा होने के बाद पापा कभी भी उनकी शादी लव मैरिज नहीं होने देंगे, क्योंकि बड़ी दीदी की शादी होने के बाद ही पापा ने घर में ये ऐलान कर दिया था कि अब उनकी दोनों ही बेटियां लव मैरिज के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि मेरे पापा कुछ भी कर सकते हैं मगर अपनी बेटियों की शादी छानबीन करने के बाद ही करेंगे। उनकी एक बेटी तो बहुत बड़ा नुकसान भुगत रही है। वो नहीं चाहते कि उनकी बाकी की बेटियां भी कुछ ऐसी ही जिंदगी गुजारें जैसी मेरी बड़ी दीदी गुजार रही थी। मेरी छोटी दीदी ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि पापा लव मैरिज के खिलाफ हो गए हैं, इसलिए वो जिस लड़की से प्यार करती थी रातों रात उसके साथ अपना सामान बांधकर भाग गई थी। मोहल्ले में हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे मम्मी पापा से शिकायत करते थे कि अपनी बेटियों को ज्यादा आजादी देना अच्छी बात नहीं होती। आज उन लोगों को अपनी बात खुलकर कहने का मौका मिल गया था। छोटी दीदी के भाग जाने से मेरे मम्मी पापा बहुत रोए थे। मेरे पापा को इतना अफसोस हुआ था कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर हम लोगों ने उनको जैसे तैसे बचा लिया था। अब घर में सिर्फ मैं बची थी। घर का माहौल जैसे पहले खिलखिला सा रहता था, अब वो पूरी तरह से मुरझाकर रह गया था। समझ नहीं आया था कि जिंदगी ने हमारे साथ ये कैसा मजाक किया है। मेरी दोनों ही बहनों ने बहुत गलत किया था। उन्होंने मेरे पेरेंट्स के भरोसे का गलत फायदा उठाया था। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की थी। यही वजह थी कि मेरी दोनों बहनें बिगड़ गईं। मेरी छोटी दीदी अपने ही क्लास फेलो के साथ भाग गई थी। बाद में पता चला कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दीदी ने बाद में पापा को कॉल करके उनसे माफी मांगने की बहुत कोशिश की थी, मगर पापा ने उन्हें माफ नहीं किया। पापा ने कह दिया कि तुम दोनों ही बेटियां मेरे लिए मर चुकी हो। पापा की ऐसी बात पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लाडली थी, छोटी थी, इसलिए मेरी जिद को मेरी दोनों बड़ी बहनों से पहले पूरी किया जाता था। मेरे मम्मी पापा को लगता था कि मैं भी एक दिन ऐसा ही करूंगी, इसलिए पापा घर में ही रहकर मुझसे नाराज रहने लगे थे। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैं अपने मम्मी पापा को भरोसा दिला रही थी कि मैं आप लोगों के भरोसे के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगी। उन दोनों ने जो किया ऐसा शायद उनके भाग्य में लिखा हुआ था, मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं करूंगी। मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा तुम अपनी दोनों बहनों के हालात देख लो, लव मैरिज का अंजाम ऐसा ही होता है। जो लड़कियां पेरेंट्स की मर्जी के साथ शादी करती हैं वो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर जाती हैं और ससुराल में खुशी से रहती हैं। अगर उन्हें ससुराल में कोई परेशानी भी होती है तो इसका सॉल्यूशन पेरेंट्स निकाल देते हैं और अपनी बेटी को गलत लोगों से छुड़ा लेते हैं। लेकिन इन दोनों ने अपनी जिद में आकर जो कुछ भी किया, हम इनकी कभी मदद नहीं करेंगे। तुम्हारे पापा पूरी तरह से टूट चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम घर से निकलना बंद कर दो, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दो और हम जल्द ही तुम्हारा रिश्ता तलाश करके तुम्हारी शादी कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी तुम्हारी तरफ से भी बदनामी हो जाए। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा इस बार क्या करने वाले थे, हमने उन्हें किस तरह से बचाया है। मगर मैं नहीं चाहती कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो उन्हें तो आत्महत्या करने का मौका भी नहीं मिलेगा।
वो खुद ही ये खबर सुनकर मर जाएंगे कि तुम भी अपनी दोनों बहनों की तरह ही निकली। मम्मी की बात सुनकर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मगर प्लीज आप मेरी पढ़ाई बंद मत करवाओ। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए इंटर कंप्लीट होने के बाद एडमिशन लेने वाली थी, मगर मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई को रोक दिया था। अपनी दोनों बहनों की वजह से मेरे सपने चकनाचूर हो गए थे। मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके कहने के मुताबिक मैंने वही किया था जैसा वो लोग चाह रहे थे। खामोशी से अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं घर में बैठ गई थी। घर से निकलना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि मुझसे मेरा मोबाइल फोन भी ले लिया गया था। जाहिर सी बात है, घर में दो इतने बड़े बड़े हादसे हो गए थे, तो फिर तीसरी बेटी के लिए तो मेरे पेरेंट्स को फूक फूक कर ही कदम रखने थे। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरे पापा यही चाहते थे कि मेरी शादी जिस लड़के से हो वो मुझे बहुत खुश रखे, उसकी अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, फैमिली भी समझदार हो और मैं वहां पर राज करूं। मेरे पेरेंट्स मेरी भलाई के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। मैंने सब पर सब्र कर लिया था और अपने पेरेंट्स के मुताबिक चलने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो गलती मेरी दोनों बहनों ने अपनी मर्जी से की है वो गलती मैं भी करूं, इसीलिए मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भला ही सोच रहे थे। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी दीदी के बारे में भी खबर मिली थी कि उनका पति उन्हें बहुत मारता है। तब से ही मेरा दिल डर गया था और मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि सच में लव मैरिज सक्सेस नहीं बैठती, क्योंकि इसकी जीती जागती मिसाल मेरी अपनी ही दोनों बहनें थीं। हम लोगों ने दोनों बहनों से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। मेरे पापा 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन किसी भी शरीफ परिवार से मेरा रिश्ता आता तो उनको मेरी बहनों के बारे में पता चल जाता था, जिस वजह से वो लोग किसी न किसी बहाने से हमारे घर से रिश्ता खत्म कर देते थे। इस तरह मेरे रिश्ते में बहुत दिक्कत आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मैं खूबसूरत थी और मेरा रंग भी गोरा था। लड़के वाले मुझे पसंद कर लिया करते थे, लेकिन जब उन्हें मेरी बहनों का बैकग्राउंड पता चलता तो उन्हें लगता था कि हमारे घर का माहौल खराब है। जब 2 बहनें ऐसी हैं तो तीसरी बहन भी गलत ही होगी। ये बातें मेरे पेरेंट्स को और ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि जब बदनामी होती है तो वो दूर तक फैलती है और जब कोई अच्छाई होती है तो शायद उसके चर्चे दूर तक नहीं फैलते। 6 महीने हो गए थे मेरे पेरेंट्स को मेरा रिश्ता तलाश करते हुए, मगर अभी तक मेरा कहीं रिश्ता नहीं लगा था। जितनी जल्दी मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी की हो रही थी, मेरे रिश्ते में उतनी ही रुकावटें आ रही थी। अब तो मेरे पापा चाहते थे कि अगर किसी भी शरीफ परिवार से मेरा रिश्ता आ गया तो वो फौरन बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ कर देंगे, और अब वो ये भी नहीं देखेंगे कि लड़के की फैमिली अमीर है। अगर वो लोग गरीब भी हुए तब भी वो मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि कुछ शरीफ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही कम कमाते हैं मगर इज्जत का खाते हैं और उनके घर में खुशियां महकती हैं, जबकि कुछ अमीर ऐसे होते हैं जिनके पास दिखावे का पैसा होता है और वो अपने घर की बहुओं को ना तो खुश रखते हैं और ना ही उनकी कोई इज्जत करते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पापा के एक दोस्त ने मेरे लिए उनको एक रिश्ता बताया था। पापा ने बताया था कि लड़का अच्छा है, दुबई में काम करता है, छोटा परिवार है, अच्छी फैमिली है और बहुत इज्जतदार लोग हैं। मेरे पापा तो इस रिश्ते के बारे में सुनकर ही फौरन तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं पहले लड़की की फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मेरे पापा लड़की की फैमिली से मिलने के लिए गए तो उन्हें लड़का, उसकी फैमिली और उसकी सारी बातें बहुत पसंद आई थी। लड़के का घर जरूर छोटा था मगर उसके घर में बहुत खुशहाली नजर आ रही थी। मेरे पापा ने फौरन ही लड़के वालों को हाँ कर दी थी। लड़की की फैमिली ने जब मुझे देखा तो उन्होंने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। इस तरह से मेरा रिश्ता तय हो गया था और फिर 1 महीने के बाद सिंपल तरीके से मेरी शादी भी हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा धूमधाम से शादी करना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि शादी में जितने लोग आएंगे उतनी ही उनकी बेटियों के बारे में बातें करेंगे, और अब मेरे पापा के अंदर लोगों की बातें सुनने की ज्यादा हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए सिंपल तरीके से मेरी शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। अपने माता पिता की मर्जी के मुताबिक मैंने शादी कर ली। मुझसे मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे और हमेशा उन्होंने मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया था और कहा था कि कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर याद करना, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। आज अपने माता पिता को इस तरह से खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि आज मेरी वजह से इतने दिनों के बाद मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान आई थी। मैं इस बात से खुश थी कि मेरा पति दुबई में काम करता है। सुना था कि हमारा रिश्ता लगने से 1 हफ्ते पहले ही मेरे पति की नौकरी दुबई में लगी थी।
मैंने दुबई के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। दुबई एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर देखने को भी काफी कुछ मिलता है, मगर मेरा पति तो शादी के एक हफ्ते बाद अकेला ही वहां पर जाने वाला था। शादी की पहली रात जब पति ने मुझसे बातचीत की थी तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे भी दुबई जाने की बहुत तमन्ना थी। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो 1 महीने बाद मुझे वहां पर बुला लेंगे। मैं खुश हो गई थी कि मेरे पति ने ये बात की तो थी। मेरा पति देखने में बहुत अच्छा था और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। ज्यादा बड़ा परिवार नहीं था। मेरा पति अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनकी 2 बहनें थी। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे और मेरी दोनों नंदी पढ़ाई में बिजी रहती थी। मेरी सास हमेशा अच्छे से पेश आती थी। अपनी बात के मुताबिक मेरे पति ने पूरे 1 महीने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते ही मुझे दुबई बुलवा लिया था। जब मेरे पति शादी के एक हफ्ते बाद दुबई गए थे तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उनके साथ ही चली जाऊं, क्योंकि एक लड़की अपने पति का साथ हमेशा चाहती है। मगर मुझे मेरे ससुराल वालों ने और पति ने तसल्ली दिलाई थी कि तुम निराश न हो, कुछ दिनों की बात है, तुम अपने पति के साथ दुबई में ही रहोगी। और अब फाइनली 1 महीना पूरा होते ही जब मेरे पति ने मुझे बुलाया तो मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने दुबई जाने के लिए खूब सारी शॉपिंग भी कर ली थी और मैं दुबई जाने से पहले अपने मम्मी पापा से भी मिलकर आई थी। जब उन लोगों ने मेरे चेहरे पर खुशी देखी तो वो लोग भी बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि वो चाहते थे कि उनकी बड़ी दोनों बेटियां भी इसी तरह अपनी ससुराल में खुश रहें। मगर क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के मुंह से अपनी दोनों बड़ी बहनों का जिक्र सुनने के बाद उनका मूड खराब होते हुए नहीं देखना चाहती थी और ना ही अपना खराब करना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत खुश थी और अपनी खुशी को मन कर रहा था कि मैं खूब इंजॉय करूं। एक तो मुझे अपने पति का साथ मिलने वाला था और फिर दूसरी बात कि मैं दुबई जैसे बड़े शहर में जा रही थी। मुझे अपने पति के डॉक्यूमेंट भेजने का इंतजार था। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये समय इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। मेरे पति की भी दुबई में जॉब सेट हो गई थी, क्योंकि उनको अभी दुबई गए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। सुना था कि वो वहां पर किसी अच्छी और बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं वहां पर बहुत खुश रहूंगी। मेरा पति यहाँ रहते हुए भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। अपनी ससुराल में मैंने पूरे 3 महीने गुजारे थे। इन पूरे 3 महीनों में मेरी सास ने मेरी माँ की तरह, ससुर ने पिता की तरह और मेरी नंदू ने सगी बहनों से बढ़कर मुझे प्यार दिया था। मुझे लगता ही नहीं था कि ये मेरी ससुराल है। मेरा पति भी फोन पर बार बार मुझसे मेरे हालचाल पूछता रहता था और उन्होंने मुझे शादी की पहली रात ही मोबाइल भी गिफ्ट किया था। ये मोबाइल ज्यादा महंगा तो नहीं था, मगर मेरे लिए इतना ही बहुत था कि मेरे पति ने मुझे इतनी मोहब्बत से दिया था। उनका कहना था कि ये मोबाइल मैं तुम्हें इसलिए गिफ्ट कर रहा हूँ ताकि जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुमसे बात करने में मुझे कोई दिक्कत ना आ सके। अपने पति के इस गिफ्ट पर मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे रुपये पैसे जमीन जायदाद से बढ़कर छोटी छोटी खुशियां ही खुश करती थी। ये सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी ससुराल इतनी अच्छी थी, मेरे लिए वही इन सब चीजों के बराबर था। मेरे पति ने 1 हफ्ता पहले ही अपने एक दोस्त को मुझे लेने के लिए भेज दिया था। मैं उनके साथ दुबई चली गई थी। दुबई पहुंचते ही मेरे पति मुझे लेकर सीधा उस जगह चले गए थे जहां पर वो रहते थे। मेरे पति जिस जगह पर रहते थे वो बहुत आम सी जगह थी, मगर वहां की गलियां भी मुझे बहुत कीमती महसूस हो रही थी। मेरे पति की अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे घर में अकेला ही छोड़ दिया था। मैंने यहाँ की साफ सफाई की, अपने पति के लिए खाना बनाया और फ्री होने के बाद अपने पति के आने का इंतजार करने लगी थी। रात के टाइम मुझे मेरे पति इधर उधर घुमाने के लिए ले गए थे। मैं उनका साथ पाकर बहुत खुश हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसका पति उससे इतना प्यार करता है। मेरे पति ने मुझे पूरे 1 हफ्ते में यहाँ की नई नई जगह दिखाई थी। मेरे लिए तो यहाँ की हर चीज ही नई थी, इसलिए मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मेरी अपने ससुराल वालों से और अपने मम्मी पापा से फोन पर और वीडियो कॉल पर बात होती थी। वो लोग भी मुझे इस तरह से खुश देखकर बहुत खुश होते थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे दुबई में रहते हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था। मेरे पति अब ऑफिस से जल्दी घर आ जाते थे। आज भी वो बहुत जल्दी घर आ गए थे। रात का खाना हम लोगों ने 8 बजे तक खा लिया था। उसके बाद इधर उधर की बातें करने लगे। जैसे ही 9 बजे तो घर के दरवाजे पर दस्तक हुई।
मेरे पति उठकर फौरन ही दरवाजे पर गए तो मैंने सर ऊंचा करके दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की। मैं ये देखकर चौंक गई थी कि ये दो औरतें थीं जो मेरे पति से बातचीत कर रही थी। उनकी मेरे पति के साथ थोड़ी देर बात हुई और मेरे पति मुझे सोने का कहकर खुद उन औरतों के साथ घर से चले गए थे। मैंने सोचा कि भला यहाँ औरतों का क्या काम और उन औरतों के साथ मेरे पति कहाँ गए। फिर मैंने सोचा शायद उन औरतों को कोई काम होगा या फिर बेचारी वो गरीब होंगी, उन्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी, इसलिए मेरे पति को साथ ले गई हैं। मैं बेफिक्र होकर अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई थी। अचानक रात के 3 बजे मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे पति रात के 3 बजे तक घर वापस नहीं लौटे। तो मुझे अकेले में डर लगने लगा था, मगर वो तो अच्छा था कि 1 घंटे के बाद मेरे पति वापस आ गए थे। मैंने अपने पति की हालत पर नोट किया तो वो बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे और आते ही बिस्तर पर सो गए थे। मुझे उनसे कुछ पूछताछ करने का भी समय नहीं मिला था। सुबह जब मेरे पति उठे तो मैंने उनसे पूछा कि आप उन 2 औरतों के साथ रात कहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे ही ऑफिस की कुछ औरतें हैं, यहीं पड़ोस में ही रहती हैं, वो वहां पर सफाई का काम करती हैं। मेरे पास अपनी गाड़ी है, बेचारी गरीब हैं, कैब से जाती हैं तो ज्यादा पैसे उठ जाते हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दिया करूंगा, हम लोग यहाँ से साथ में ही काम पर जाते हैं। मैंने कहा लेकिन रात को ऐसा कौन सा काम था जो आप रात के 4 बजे घर में आए थे। मेरे पति ने कहा दरअसल ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूँ ताकि ज्यादा पैसे कमाऊं और अपनी पत्नी को रानी बनाकर रख सकूं। मेरे पति ने ये बात शरारत से कही थी तो अपने पति की बात पर मुझे यकीन आ गया था। अब मेरे पति दिन में ऑफिस नहीं जाते थे, वो दोपहर के 3 बजे तक सोते थे और रात को 9 बजे से उन औरतों के साथ चले जाते थे और फिर आधी रात में 3 या 4 बजे ही घर वापस आते थे। और जब वो घर वापस आते तो उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती थी। मैं पूछती तो कहते कि बहुत थक जाता हूँ, इसीलिए हालत ऐसी हो रही है, सो जाऊंगा तो सारी थकान उतर जाएगी, सुबह को फिर से एक्टिव हो जाऊंगा। अपने पति के हर बात पर मैं हाँ मिला दिया करती थी। आधा दिन मेरे पति सोने में निकाल देते थे तो बाकी का आधा दिन निकाल दिया करते थे और फिर रात को 9 बजते ही ऑफिस चले जाते थे। इस तरह वो मुझे भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। मुझे अपने दिल में पति से शिकायत थी कि वो मुझे टाइम नहीं देते, मगर मैं उन्हें कुछ कहकर परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिर वो इतनी मेहनत मेरे लिए ही तो कर रहे थे। मुझे अपनी मम्मी की बात याद आती थी जो उन्होंने मुझे विदाई के समय बताई थी। उन्होंने कहा था कि बेटी कभी भी अपने पति से ज्यादा सवाल जवाब मत करना। अच्छी पत्नियां पति को परेशान नहीं करती। हर हाल में सब्र और खामोशी से जिंदगी गुजारना और अपने पति के साथ मिलकर रहना। मम्मी की बातें मुझे अच्छी तरह से याद थी और मैं उन पर कंसंट्रेट करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उन दोनों औरतों और अपने पति के रात भर घर से बाहर रहने की वजह से अभी से मेरे हाथ से सब्र का दामन छूटता जा रहा था। मुझे ये दोनों औरतें ठीक नहीं लगती थी। ये रोज मेरे पति को जैसे ही बुलाने आती, मेरा पति फौरन मुझे कुछ कहे बिना ही इन औरतों के साथ चला जाता था। अब तो इन औरतों ने मेरे पति का और ज्यादा पीछा ले लिया था। 3 बजे तक मेरा पति सोकर उठता था। मैं अपने पति को दोपहर का खाना देने के बाद उनके लिए चाय बनाती और उनके करीब बैठकर कुछ बातें करने की कोशिश करती तो 5 बजे के टाइम पर वो औरतें फिर से हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती थीं। अब मेरा पति सिर्फ मुझे 1 या 2 घंटे ही दे रहा था, उसके बाद फिर से वो उन औरतों के साथ चला जाता था। मेरे कोई भी सवाल करने पर मेरे पति ने मुझे जवाब देना बंद कर दिया था। मेरा पति अब मुझे बहुत इग्नोर करने लगा था। मुझे अपने पति की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं हर बार अपने पति से कोई सवाल करती तो वो खामोश हो जाते और उन औरतों के आते ही उनके अंदर इतनी फुर्ती आ जाती कि फौरन उनके साथ दरवाजे से ही चले जाते थे। मुझे अब इन औरतों पर शक होने लगा था। ये दोनों औरतें दुबई की ही रहने वाली औरतें थीं। अगले दिन भी मैं अपने पति के साथ उनसे कुछ प्यार भरी बातें करने के लिए बैठी थी। तभी वो औरतें फिर से मेरे पति को लेने आ गई थी और मेरे पति ने मुझे अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए कहा और उनके साथ चले गए थे। अब तो मुझे उन दोनों औरतों की शक्ल भी अच्छे से याद हो गई थी। वो दोनों जैसे ही आती मेरे पति उठकर खड़े हो जाते और उनके साथ चले जाते थे। मैं इंतजार करती रह जाती थी, मगर अब वो सुबह से पहले नहीं आते थे। उनको तो अपनी नींद और खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं था। मुझे आज भी अकेला ही सोना पड़ा था और इसी तरह अब हर रोज होता था। मैं अपने पति से बातें करने के लिए इंतजार करती रह जाती थी। मेरा पति उन औरतों के आने पर फौरन ही उनके साथ चला जाता था।
मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति इन दोनों औरतों के साथ कहाँ और क्यों जाते थे, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इतना ही बताया हुआ था कि वो ऑफिस जाते हैं और ये दोनों औरतें उनके ऑफिस में सफाई लगाने का काम करती हैं। मगर ना जाने क्यों मुझे अपने पति की बात झूठ लग रही थी, और फिर वो इतना ज्यादा ऑफिस के काम करना, ये भी मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति से कहा भी था कि आप इतना ज्यादा ओवरटाइम मत करो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, मगर मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मैं नोटिस करती थी उनकी हालत बहुत खराब होती थी, इसी वजह से मुझे डर था कि कहीं उनकी तबीयत खराब न हो जाए, मगर उन्हें अपनी बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो तो मेरी बात को इग्नोर कर दिया करते थे। इसीलिए मैं अपने पति से कोई बात करने के बजाय खामोश रहती थी। लेकिन रात को अचानक मेरी घबराकर आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति घर पर नहीं है। मुझे यहाँ अकेले में डर लगने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर मेरे पति का ऐसा कौन सा काम है जो वो अपनी पत्नी को यहाँ अकेला छोड़कर जाते हैं, और उनको अब अपनी पत्नी से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। अब मैं भी अपने पति से दूर दूर रहने लगी थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि मेरे पति बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। शादी के समय वो जैसे थे अब वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते थे। मुझे लग रहा था कि उनके ऊपर काम का लोड ज्यादा है, इसलिए उनको अपनी सेहत के मुताबिक काम करना चाहिए, मगर वो तो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक दिन पड़ोस के घर से ही एक औरत आई थी। वो मेरे साथ ऐसे ही बातचीत करने लगी तो मैंने उसे बताया कि मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। मेरे पति कंपनी में नौकरी करते हैं, यहाँ तक कि मैं रात को भी अकेली होती हूँ क्योंकि वो ओवर टाइम करते हैं। और मैंने उस औरत को ये भी बता दिया था कि इस बिल्डिंग में रहने वाली 2 औरतें हैं जो मेरे पति के साथ उनकी कंपनी में सफाई करने का काम करती हैं, तो मेरे पति उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। मेरी बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि यहाँ पर तो सारी ही औरतें घर में रहती हैं या फिर कुछ ऐसी हैं जो जॉब करती हैं। मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो कहीं सफाई का काम करती हो। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने कहा, मुझे इस बिल्डिंग में रहते हुए काफी साल हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ के हर इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए जान पहचान निकालने के लिए आपसे मिलने आ गई। उस औरत की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इसका मतलब ये था कि मेरे पति ने मुझसे झूठ बोला था। अब मुझे लगने लगा था कि कहीं मेरे पति का उन औरतों के साथ कुछ गलत। नहीं, मैं अपने पति के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। मेरे दिमाग में ना जाने कैसे कैसे सवाल आने लगे थे। सुबह मेरे पति फिर से थके हुए घर वापस आए थे। मेरी समझ नहीं आता था कि मेरे पति इतने थके हुए क्यों होते थे, और घर आते ही थक कर सो जाते थे और फिर घंटों के हिसाब से सोते थे। वो औरतें मेरे घर के दरवाजे पर आती और मेरे पति को बुलाकर ले जाती थी। मुझे घर में अकेला रहना पड़ता था। मुझे अकेले रहने में कोई परेशानी या घबराहट नहीं होती थी, मगर पति का साथ होना भी जरूरी था। और फिर उस औरत ने भी मुझे इन दोनों औरतों के बारे में जो बताया था वो सभी मेरे दिमाग में घूम रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे पति ने मुझे बताया था कि वो इसी बिल्डिंग के आसपास वाले फ्लैट में रहती हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात पर विश्वास करूं। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि जाहिर सी बात है, मेरे पति जब काम करते हैं तो हमेशा मेरे साथ घर में नहीं रह सकते। लेकिन अब बात काफी हद तक बढ़ गई थी। ये औरतें बार बार मेरे पति को बुलाने आने लगी और दिन रात मेरे पति घर से बाहर रहने लगे। तो एक दिन मैंने अपने पति से बात कर ही ली थी और गुस्से से कहा था कि ये दोनों औरतें कौन हैं और आपके पीछे क्यों पड़ गई हैं। इनको बार बार आपसे मदद नहीं लेनी चाहिए। अब आगे से आप इनकी मदद नहीं करोगे। ये लोग कैब से चली जाया करेंगी। मुझे पसंद नहीं है कि आप इनकी मदद करो। वैसे भी आप इनको काफी दिनों से अपने साथ लेकर जाते रहे हो। अब ये लोग खुद अपनी सवारी से जाया करेंगी। मेरी बात पर मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहने लगे, हम तीनों को एक ही जगह तो जाना होता है, इसलिए एक ही गाड़ी पर चले जाते हैं। इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है। मैंने महसूस किया मेरी बात पर मेरे पति बहुत डर गए थे। एक दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पति का पीछा करूंगी और हकीकत जानकर ही रहूंगी। मैं अपने पति का पीछा करते करते चली गई थी। मेरे पति उन दोनों औरतों को लेकर बाइक पर गए थे और मैंने पहले ही कैब बुक कर दी थी जो बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। बस मेरे पति के बढ़ने का इंतजार था। मैं अपने पति के पीछे पीछे उनके ऑफिस चली गई थी। उन्होंने जैसे ही बाइक रोकी तो वो दोनों औरतें उतरकर बिल्डिंग के अंदर चली गई थी और फिर मेरे पति भी अंदर चले गए। मैं भी फौरन उनके पीछे पीछे अंदर गई। मैंने देखा कि बिल्डिंग तो बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा कि मेरा पति अच्छे ऑफिस में काम करता है, मगर थोड़ी ही देर के बाद जो काम मैंने अपने पति और उन दोनों औरतों को करते हुए देखा, मेरे तो होश उड़ गए थे।
क्योंकि मेरा पति इस ऑफिस में कोई जॉब नहीं करता था, बल्कि वो यहाँ का सफाई कर्मचारी था और उसके हाथ में झाड़ू थी। वो सफाई का काम कर रहा था। वो दोनों औरतें भी मेरे पति के पीछे पीछे पोछा कर रही थी। ये देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। भला मेरे पति ऐसा क्यों कर रहे थे? अपने पति की हकीकत देखने के बाद मैं घर आ गई थी। उस रात में जागती रही। मेरे पति देर रात तक घर नहीं आए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति ऐसा काम क्यों कर रहे थे, जबकि उन्होंने तो मुझे बताया था कि वो किसी कंपनी में ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। अगली रात फिर से मेरे पति उन औरतों के साथ साथ उस बिल्डिंग में गए, तो आज मैं फिर से उनके पीछे पीछे चली गई थी। और आज मैंने मौके पर ही अपने पति को पकड़ लिया था और उनसे पूछा था कि आप ये सब क्या कर रहे हो। मेरे पति को मुझे देखकर बहुत बड़ा झटका लगा था। वो घबरा गए थे और पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने जब अपने बजाय उल्टा अपने पति से सवाल किया कि आप ये सब क्या कर रहे हो, क्या आप ये सब काम करते हो, मुझे सच सच बताओ। मेरे पति ने मुझे सीरियस होकर देखा और कहा कि तुम घर जाओ, मैं फ्री होकर घर आकर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं उलझी हुई घर वापस आ गई थी। मुझे लग रहा था कि वो दोनों औरतें मेरे पति से जबरदस्ती काम करवा रही थी। उनका हर रोज आना और मेरे पति को साथ ले जाना मुझे अब समझ आ गया था। गुस्से और दुख से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। सारी रात मैं अपने पति की फिक्र में सो भी नहीं पाई थी। मुझे तो सिर्फ अपने पति के आने का इंतजार था और उनके मुंह से मैं सारी सच्चाई सुनना चाहती थी। सुबह लगभग 6 बजे के टाइम पर मेरे पति घर आए थे। मैं उन पर फट पड़ी और मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? अगर वो दोनों औरतें आपको तंग करती हैं और आपसे जबरदस्ती ये काम करवा रही हैं, तो आप पुलिस को क्यों नहीं बता देते? फिर मेरे पति ने जो मुझे बात बताई, उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे पति ने कहा कि दरअसल मैं एक बेरोजगार हूँ। गरीब होने की वजह से मुझे अपने ही शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं दर दर की नौकरी ढूंढ रहा था। मेरी माँ मेरी शादी कर देना चाहती थी, मगर मैं बेरोजगार होते हुए किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे दुबई आने के लिए कहा कि वो मुझे दुबई में अच्छी नौकरी पर लगवा देगा। मैं अपने दोस्त के मुताबिक जैसे तैसे दुबई आ गया था, मगर यहाँ आने के बाद भी मुझे कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। मेरा दोस्त जिस कंपनी में मुझे नौकरी दिलवाना चाहता था, वहाँ के बॉस ने मुझे नौकरी नहीं दी। मैं हार कर यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन फिर मुझे ये दोनों औरतें मिल गईं और इन्होंने कहा कि तुम इतनी दूर आए हो तो यहाँ से मायूस होकर मत जाओ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते हो। यहाँ बिल्डिंग में दिन रात सफाई का काम करने के लिए बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, मगर मैं ये काम नहीं करना चाहता था। मुझे डर था कि अगर मेरे घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे कभी भी ये काम करने नहीं देंगे और फिर मेरी मजाक भी बनेगी। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने माता पिता से बहुत जिद करके यहाँ आया हूँ। वो लोग मुझे दुबई के लिए भेज नहीं रहे थे। मैं उनसे जिद बहस करके यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा था कि वहाँ जाने के बाद तुम्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी। दुबई जैसे बड़े शहर में नौकरी ऐसे लोगों को मिलती है जिनकी वहाँ जान पहचान होती है, मगर यहाँ पर तो मेरी सिर्फ दोस्त के अलावा और किसी से भी जान पहचान नहीं थी। और उस दोस्त ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बॉस ने मुझे नौकरी नहीं दी। मैंने सोचा कि मेरी बात मेरी फैमिली वालों के सामने खराब ना हो, इसलिए मैं खामोशी से इन औरतों के साथ काम करने लग गया था। ये दोनों वहाँ पर काफी समय से लगी हुई हैं, इसलिए इन्होंने बात करके मेरे पैसे भी ज्यादा करवा दिए थे। मैं इन लोगों का एहसानमंद था। ये लोग बहुत दूर से आती हैं, यही वजह है कि मैं इनको अपने साथ गाड़ी में लेकर जाता हूँ ताकि इनका एहसान चुका सकूं। ये कोई गलत औरतें नहीं हैं, ये भी हालात से मजबूर होकर दूसरे शहर से आई हैं और यहाँ पर नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। यहाँ से पैसे अपने घर भेजती हैं, जिससे इनके बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं। उनके पति इस लायक नहीं है, तभी तो ये मजबूर औरतें यहाँ सफाई का काम करती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना सब लोगों के बीच मेरी मजाक बनकर रह जाएगी। तुम जानती हो कि मुझे यहाँ से जितने भी पैसे मिलते हैं, मैं वो सारे पैसे घर भेजता हूँ और कुछ पैसे हम दोनों के लिए रोक लेता हूँ, जिससे हम दोनों अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। बस मैं मजबूर था और मजबूरी में आकर मैंने ये नौकरी की थी। मैंने अपने पति के हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप हाथ मत जोड़ो, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे अपने पति के इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जैसा भी काम कर रहे थे, मगर कुछ गलत नहीं कर रहे थे। वो ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं कितनी लकी हूँ
कि मुझे इतना ईमानदार और मेहनती पति मिला है जो मेहनत के साथ साथ मुझसे प्यार भी करता है। मेरा पति मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया था कि मुझे उसके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के साथ मिलकर यहाँ काम करूंगी और हम मिलकर पैसा कमाएंगे। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। मैंने किसी को आज तक ये बात नहीं बताई कि हम दोनों दुबई में साफ सफाई का काम करते हैं। मैं अपने पति को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। हम दोनों मिलकर यहाँ मेहनत से काम करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं उन दोनों औरतों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पति की मदद कर रही थी, और अपने पेरेंट्स की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जल्द से जल्द मेरी शादी कर दी और मेरा पति मुझे खुश रख रहा है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की शादी सोच समझकर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई देखते हैं। मैं आज भी दुबई में ही अपने पति के साथ रहती हूँ और अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।